वो हमारा है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की बुक के अंदर कि नेटवर्क पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरह कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो नेटवर्क पैरामीटर्स जो हैं वो आपको कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि पैरामीटर्स जो होते हैं नेटवर्क जो कि नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शन के लिए जो आपको चीजें चाहिए होती हैं, उसमें आईपी एड्रेस होता है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डोमेन नेम सर्वर और होस्ट नेम। ये तमाम की तमाम चीजें जो होती हैं ये किसी भी कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती हैं नेटवर्क के ऊपर। और जब भी आपने जो भी नया सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपको ये चीजें देनी पड़ती हैं। ये मैंने एक विंडो ओपन की जो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इस विंडो को आप कंट्रोल पैनल में भी जाके देख सकते हैं, जहां पे आपके सामने जो है नेटवर्क का होगा, या डेस्कटॉप के ऊपर नेट जो है माई नेटवर्क प्लेसेस या माई नेटवर्क के नाम से भी एक आइकॉन नजर आ रहा होगा। उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करेंगे, तब भी ये आपके सामने विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो ये आपके पास नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ऑप्शन होगी। अगर आप कंट्रोल पैनल पे जाते हैं तो वहां पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखो तो हमारे पास ये चेंज अडॉप्टर सेटिंग आपको डिस्प्ले हो रही होगी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो जो है वो ओपन होगी, और इस विंडो के अंदर आपके सामने सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। यानी कि आपके पास कनेक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसा ब्लूटूथ है, वाईफाई है और ईथरनेट है। तो नॉर्मली हम लैन के लिए जो सेटिंग करते हैं वो हम ईथरनेट पे करते हैं। ईथरनेट जो है वो लैन कार्ड होता है। अगर मैं राइट क्लिक करूं और इस पे प्रॉपर्टीज की विंडो पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है आपके सामने जी, अच्छा, ये डायलॉग बॉक्स आप देखेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे TCP/IP4 और TCP/IP6 ये दो इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन है। अब ये हमारा टॉपिक नहीं है कि इन दोनों में फर्क क्या है। बेसिकली पहले नेटवर्क कंप्यूटर्स इतने अवेलेबल नहीं थे, तो IP4 यूज होता था नेटवर्क प्रोटोकॉल। और जब जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करता गया वर्ल्ड के अंदर, तो ये एड्रेसेस कम पड़ गए, तो फिर IP6 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो आईपी जो है दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। तो इसको अब मैं 4 को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास एक बॉक्स और आ गया। अब ये जो हम टॉपिक स्टडी करने लगे हैं बुक के अंदर, वो इस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह हैंडल करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले वो लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस, बेसिकली आइडेंटिफाइंग नंबर दैट इज एसोसिएट विद कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर को अलाउ करती है व्हेन जब कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ या लैन नेटवर्क है आपके साथ, आईपी एड्रेस अलाउ करता है कि किसी कंप्यूटर के ऊपर जो है आप इंफॉर्मेशन सेंड एंड रिसीव कर सकें। तो आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, याद रखती जाइएगा मेरे बात। आगे हम इसको बुक के अंदर डिस्कस भी करेंगे। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। डायनामिक ऑटोमेटिकली, ये जो पहली ऑप्शन है कि खुद ब खुद जो है आईपी एड्रेस जो है वो इसको असाइन होता रहे, वो कैसे वो भी हम देखते हैं। और दूसरा ये आईपी एड्रेस, यूज द आईपी एड्रेस, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का, ये स्टैटिक आईपी एड्रेस कहलाता है। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिया हमने और ये हमने एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया। अब ये जो एड्रेस आपने दिया है ये आप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी रेंज जो है वो आप चूज करते हैं। एक स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने 192, 162 और 10 रखा है, तो अगला जो कंप्यूटर होगा उसको 11 कर दूंगा, 192, 162, 11। उससे नेक्स्ट जो होगा उसको 12 कर दूंगा। तो मैंने इस तरह एक अरेंजमेंट रखी हुई है ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो आईपी एड्रेस जो है वो आपने मैनुअल दिया। फिर उसके बाद आता है सबनेट मास्क। ऑल दीज आर द पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क पैरामीटर, ये मैं बात बता रहा हूँ। सबनेट मास्क जो है दैट इज डिफाइंड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस जो कि एक नेटवर्क में अवेलेबल होते हैं। यानी कि एक सिंगल सबनेट मास्क आप डिफाइन करते हैं तो वो एक वैलिड आईपी एड्रेसेस जो है सर, वो ये जो आप बोल रहे हैं ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले नहीं हो रहा। नहीं सर, हम तो नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में बैठे हैं। ये ले मैं आपको कर रहा हूँ, नहीं मेरी स्क्रीन से शेयर हो रहा है आपको।
सर अब शो हुआ है, हो वरना गया शो? पहले वो कनेक्शन। जी। हो गया शो? नजर आ रहा है सबको? जी सर, प्रॉपर्टी। ये हाँ, ये मैं बता रहा था, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पहली ऑप्शन जो थी, ये पहली ऑप्शन ऑटोमेटिकली था। ऑटोमेटिकली का मतलब ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो शो होगा। ये मैंने ईथरनेट, यहाँ पे आइकॉन नजर आ रहा था, इस पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया था, तो मेरे सामने ये वाली विंडो आई थी पहले, ये वाली। और उसके बाद ये फिर हमने आईपी एड्रेस 4 को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट किया, तो ये मेरे को सामने ये वाली विंडो अपीयर हो गई है। अब इस विंडो के अंदर आपके सामने जो है सबनेट मास्क को मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने आपने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क हैं, तो उसको आप सबनेट मास्क के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। सादा लफ्जों में मैं ये कह दूंगा कि सबनेट जो है वो आपको एक लार्जर नेटवर्क को डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क ऑल कॉल सब नेटवर्क और सबनेट कहते हैं। साल के तौर पे यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, उनका अपना कंप्यूटर्स का लैंड नेटवर्क होगा। उसके बाद मैथ है तो फिजिक्स है डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अपने अपने छोटे छोटे नेटवर्क बने हैं। और वो नेटवर्क जो है दैट विल बी अ सबनेट नेटवर्क की वजह से जो है आइडेंटिफाई होंगे कि ये नेटवर्क कौन सी डिपार्टमेंट का है। और लेकिन ओवरऑल ये सारे नेटवर्क मिलके एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क बना रहे होंगे, या सरगोदा यूनिवर्सिटी है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, उनका तमाम का एक ही नेटवर्क होगा, बट दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क, और ये सबनेट के जरिए होगा। दूसरी जो ऑप्शन होती है गेटवे की, गेटवे जो है ये बेसिकली डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस होगी जो कि एज ए एक्ट एज ए गेट बिटवीन टू नेटवर्क, दो नेटवर्क के दरमियान में गेट का काम करती है। और वो जो हार्डवेयर डिवाइस होगी वो आपकी जो है राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि कंट्रोल करती है गेटवे फ्लो, ट्रैफिक के फ्लो को। फ्लो एक नेटवर्क के अंदर जो है ट्रैफिक फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क, दैट इज गेटवे। जो आपके अगर सिस्टम के आपके नेटवर्क के अंदर अगर गेटवे होगा तो उसका आईपी एड्रेस रखा होगा। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे जी मैंने ये गेटवे यूज करना है, तो इसका मतलब है कि गेटवे जो है, नॉर्मली गेटवे जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क जो कि रिमोटली होगा उसको कनेक्ट करने के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो बेसिकली गेट जो है, गेटवे का एड्रेस आप यहाँ पे दिखाएंगे। गेटवे मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ कि गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि एक गेट का काम देती है दो नेटवर्क के दरमियान में। दो डिफरेंट कंप्यूटर दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर मौजूद है और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो गेटवे के जरिए कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज योर गेटवे कहलाता है बेसिकली। इसी तरह हमारे पास एक होती है डोमेन नेम सर्विसेज। डोमेन नेम सर्विसेज जो होती हैं जिसे डीएनएस कहते हैं। डीएनएस आपका जो है बेसिकली, ये हम मजीद और भी देखेंगे डिटेल में। डीएनएस बेसिकली आप को कनेक्ट करती है यूआरएल को, यूनिवर्सल रिसोर्स एलोकेटर, जैसे www.google.com लिखा या msn.com लिखा, hotmail.com लिखा, तो ये बेसिकली यूआरएल्स हैं। जब आप ब्राउजर के अंदर ये टाइप करते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं देयर आईपी एड्रेस। ये डीएनएस जो है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं डीएनएस में। जब भी आप इस वर्ड या स्ट्रिंग को टाइप करेंगे, बजाय इसके कि आप ये पूरा आईपी एड्रेस, बेसिकली डीएनएस डोमेन नेम सर्विस इसलिए यूज की जाती है कि पीपल या पर्सन जो है वो आईपी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकता। सपोज अगर मैं कहता हूँ कि गूगल का आईपी एड्रेस 192.168 है और फलानी वेबसाइट का ये आईपी एड्रेस है, तो वो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए डीएनएस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, डोमेन नेम सर्वर। जो आपका यूआरएल होता है आपकी वेबसाइट का, जब आप उसको टाइप, बेसिकली वेबसाइट भी आपके कंप्यूटर के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट इज आल्सो काइंड ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्किंग है उनकी। जब आप टाइप करते हैं तो सर्च करना शुरू कर देता है उस वेबसाइट को, या आप ईमेल करते हैं तब भी वो सर्च करना शुरू कर देता है उस नाम के अगेंस्ट। वो सर्च करता है ब्राउजर में जो आपने टाइप किया है, उस क्यूरी को उठाता है और मैच करता है कि इसका आईपी एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है। जहां पे उसका आईपी एड्रेस पड़ा होगा उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट जो भी डाटा या कंटेंट वेबसाइट के होंगे वो रिट्रीव करके वो आपके सामने ले आएगा। लेकिन ये तमाम प्रोसेस जो है मिली सेकंड में होता है। बेसिकली आप काम ये कर रहे होते हैं कि आप टाइप कर रहे होते हैं,
बट टाइप आप क्या कर रहे होते हैं, यूआरएल, लेकिन दैट इज बेसिकली आईपी एड्रेसेस होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर दूं, ये बेसिकली सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग। इसको मैं खत्म करता हूँ ऑप्शन को, मैं ऑप्शन, और आपने जब ये वैल्यूज दे दी, ओके करेंगे और वो तमाम वैल्यूज अप्लाई हो जाएंगी। जहां से मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने ये बताया था कि ये आईपी इंटरनेट वर्जन 4 को क्लिक करके आपने सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, तो ये बॉक्स आपके सामने आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने अभी जैसे बताया कि डीएनएस जो है वो यूआरएल होते हैं, तो यूआरएल जो है वो कैसे हम इसको देख सकते हैं यूआरएल्स को। तो उसके लिए मैं आपको जो है, एक मिनट आपके साथ विंडो शेयर करता हूँ। ये आपके साथ विंडो में शेयर करने लगा हूँ। ये विंडो है मेरे सामने। इस विंडो में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये एक साइट है, साइट 24x7, और ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के और नेटवर्किंग के टूल आपको प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू टेस्ट सपोज, यहाँ पे न्यू टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर जब आप साइट ओपन करेंगे, अब जैसे आपने ओपन की, किस यूनिवर्सिटी का मैंने ये आईपी एड्रेस है, पंजाब यूनिवर्सिटी का, इसका मैं आईपी एड्रेस लिखना चाहता हूँ, दैट इज यूआरएल। फाइंड आईपी करें आप, तो ये आपके सामने उसने आईपी एड्रेस निकाल दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को, विजिबल है ये आईपी एड्रेस। इसका मतलब है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का आईपी एड्रेस है। आप इसको मैं कॉपी करता हूं, जैसे मैंने कॉपी किया, और एक और ब्राउजर के अंदर टैब ओपन करता हूं, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूं, नजर आ रहा है सबको ये आईपी एड्रेस जो मैंने अभी पिक किया है, विजिबल है। अच्छा, अब जैसे आप आईपी एड्रेस को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे ये ब्राउजर के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखें जी, हमारे सामने कौन सी साइट ओपन होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट ओपन हो गई। तो ये देखिए कि हमने आईपी एड्रेसेस के थ्रू भी वेबसाइट को जो है वो उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर लिया है। तो बेसिकली यूआरएल भी यही होता है कि वो आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आईपी एड्रेस। तो यूआरएल जो है वो उससे रेलेवेंट आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है जी। अब हम आते हैं दोबारा अपने जो हमारी बुक थी उसके टॉपिक्स पे आते हैं, ताकि आपको ये जनरल सा मैंने एक व्यू दिया था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो थी वो हमने देखी। अब हम बुक की तरफ दे आते हैं, जिसमें उसने बताया कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली कहते हैं थर्ड कंपोनेंट यू नीड फॉर लार्ज वर्क स्टेशन इन्वायरमेंट इज ऑटोमेटेड वे टू अपडेट द नेटवर्क पैरामीटर्स। अच्छा, कि हमने हर चीज जो है वो इस बुक के अंदर ये देख रहे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किस तरह कन्वीनियंट हो सकता है, वो किस तरह अपने काम को मैनेज करे कि उसके लिए आसानी पैदा हो। तो उसमें हमने इस वर्क स्टेशन के चैप्टर में जब हमने देखा था, तो हमने देखा था ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन हो, चेकलिस्ट डेवलप करें, फिर हमने पैचेस एंड अपडेशन देखी थी, फिर हमने ये देखा कि अपडेशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टॉलेशन। अब हम देख रहे हैं कि एक सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसने कंप्यूटर्स के नेटवर्क को भी मैनेज करना होता है, और उसका थर्ड कंपोनेंट जो है वो नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर नेटवर्क पैरामीटर्स हैं। और नेटवर्क पैरामीटर्स मैं अभी आपको दिखा चुका इंफॉर्मेशन, यानी कि नेटवर्क पैरामीटर्स जो है वो दैट दोज टीनी बिट इंफॉर्मेशन, यानी कि यही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन थी ना जो भी मैंने दिखाई है आपको, that are often related to booting computer and getting in it onto the network। ये इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब कंप्यूटर ने स्टार्ट होना है और नेटवर्क पे आना है। तो ये नेटवर्क पैरामीटर अगर होंगे तो तब कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के ऊपर आ सकेगा। दिस द इंफॉर्मेशन इन देम इज हाईली कस्टमाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर सबनेट और इवन पर्टिकुलर होस्ट। ये कस्टमाइज का मतलब कि हर कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होगी। सबनेट अगर एक नेट है, सपोज फिजिक्स डिपार्टमेंट है, तो उसकी अपनी सेटिंग होगी कंप्यूटर्स की, सिर्फ आईपी एड्रेसेस चेंज हो रहे होंगे। या एक पर्टिकुलर होस्ट है, कंप्यूटर है, तो उसकी अपनी सेटिंग होगी, आईपी एड्रेसेस चेंज हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि सिस्टम टू सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज हो रही होगी। हो सकता है सबनेट जो है वो एक डिपार्टमेंट के सारे एक ही तरह के हों, बट होस्ट के अंदर आईपी एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट हो रहे होंगे हर एक के। सो दैट इज इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लाजमी है। अदरवाइज इसको किस तरह मैनेज किया जाए, दिस करेक्टर इज मोस्ट कॉन्ट्रास्ट
to the system such as application developer in which the system application is deployed to all hosts in the same configuration. ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आपने देखा कि एक एप्लीकेशन को ऑटोमेटेड आपने इंस्टॉल करना हो वो सिंपल है, लेकिन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हर सिस्टम के ऊपर डिफरेंट हो रही है। दैट इज नॉट अ सेम एज यू एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो डिफरेंट है, but network setting that is different. As a result, your automated system for updating a network parameter is usually separate from the other system. ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपने पीछे स्टडी किए थे, नेटवर्क पैरामीटर जो है दैट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं। अच्छा, डिफरेंट कैसे हैं? इससे पहले कि हम अगला एक टॉपिक स्टडी करें, तो हमारे पास एक टॉपिक है, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। DHCP, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। हमने लिनक्स के अंदर भी देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को कि DHCP को किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है, और ये नॉर्मली जो है आपके क्वेश्चन लाजमी आ जाता है पेपर के अंदर कि DHCP जो है लिनक्स के अंदर किस तरह कॉन्फ़िगर होता है। कुछ सर्वर हैं जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और हर दफा हर पेपर के अंदर लाजमी होते हैं, जिसके अंदर सांबा सर्वर, DNS सर्वर, DHCP सर्वर, DNS सर्वर, ये सारे सर्वर जो हैं वो आपके आप लोगों ने तैयार करने और लाजमी एक क्वेश्चन पेपर के अंदर होगा। तो DHCP जो है दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली जो है IP एड्रेसेस देता है। अब जिस तरह मैंने एक एक सिस्टम के अंदर मैनुअली जाके देना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास 1000 वर्क स्टेशन है तो हर कंप्यूटर के अंदर वो जो मैंने स्टार्ट में बताया था इस तरह आप जाके सेटिंग दोगे तो दैट इज लेंथी प्रोसेस। तो उसको किस तरह हैंडल किया जाए, तो वो ये आप DHCP के जरिए हैंडल कर सकते हैं विद इट्स IP एड्रेस। और उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अभी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखाई हुई है, जिसमें सबनेट मास्क था, गेटवे था, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप DHCP सर्वर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका ये थोड़ी सी और लिखी हुई है, ये आप लोग सेल्फ स्टडी करिएगा, वैसे मैंने रख दिया था कि ये बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की एफर्ट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज होता है सारा काम, एक सेंट्रल सर्वर से मैनेज हो रहा होता है। जो भी IP एड्रेसेस जो हैं वो असाइन किए जा रहे होते हैं, वो एक ही सिस्टम से असाइन किए जा रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं। यूज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जो है वो उसमें इंटरफियर नहीं करनी पड़ती। सो दैट इज DHCP सर्वर। तो कैसे द कॉमन सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग प्रोसेस, the common system for automating this process is DHCP। ये अभी मैंने अब जैसे बताया आपको, DHCP सर्वर के जरिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको मैनेज कर सकता है। Some vendor have DHCP server that can be set up in the second। कुछ वेंडर ये कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपके लिए मिनटों में, सेकंड के अंदर वो सर्वर तैयार कर देते हैं। अदर सर्वर टेक कंसिडरेबल लॉन्गर, और कुछ और सर्वर हैं जिनके अंदर टाइम लगता है। Creating a global DNS/DHCP server architecture with dozen or hundred of sites require a lot of planning and special knowledge. Some DHCP vendors have professional organizations that help you through the process। अच्छा, अब वो कहता है जी कि वैसे अगर आपने किसी DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना हो, सैकड़ों या थाउजेंड्स में कंप्यूटर्स हैं, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको नॉलेज चाहिए। तो कुछ वेंडर या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि ये प्रोफेशनल है इस चीज में, वो आपकी हेल्प कर देते हैं। वो आपको चंद जो है फ्यू आप कह लें कि टाइम्स के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, आपको चंद लम्हों के अंदर आपको वो प्रिपेयर करके जो है वो आपको डिलीवर कर देते हैं DHCP सर्वर, तो आप उसको यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप खुद करना चाहें तो इसके लिए आपको स्पेशल प्लानिंग और नॉलेज चाहिए होता है ताकि उसको आप एक डेवलप करें। So company may not see the value is letting you spend a day or learning more something that will apparently save you what seems like only a minute or two work that set up the machine। छोटी कंपनियां होंगी तो वो कभी ये नहीं देखेंगी कि आप लोग जो हैं आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं कि आप एक अपना पूरा दिन, 1 या 2 दिन जो है वो सीखने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में गुजार दें, एक मशीन को सेटअप करने में। क्या DHCP सर्वर आप डेवलप कर रहे हैं,
तो वो छोटी कंपनी तो अफोर्ड नहीं करेगी, वो कहेगा क्या इतना आप लोग जो है मैनुअली इंटर करो, एंटरिंग एन आईपी एड्रेस मैनुअली नो बिग डील on for the matter, neither is manually entering a net mask and couple of other parameter, right? तो वो बेसिकली यही चाहेंगे कि आप ये मैनुअली इंटर कर दो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और जो पैरामीटर रिक्वायर्ड है, बजाय इसके कि आप पूरा 1 या 2 दिन जो है वो डीएचसीपी सर्वर को सेट करने में ही गुजार दें. सो दैट इज रॉन्ग. वो कहते हैं रॉन्ग. श्योर यू विल सेव द डे और 2 बाय नॉट सेटिंग अप अ डीएचसीपी सर्वर. आपने 1 या 2 दिन तो बचा लिए डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर ना करने से, बट देयर इज प्रॉब्लम होगी आपको. रिमेंबर दोज हिडन कॉस्ट वी मेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ इस चैप्टर के शुरू में मेंशन किया था. इफ यू डू नॉट यूज अ डीएचसीपी सर्वर, देयर विल बी रेयर देयर अगली हेड सूनर और लेटर. जल्द ही आपको उसकी जो है ना खराबियां नजर आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने डीएचसीपी सर्वर यूज नहीं होगा. Eventually, you will have to renumber the IP subnet or change the subnet mask or domain name, server IP address or modify some network parameter. बाज दफा ये होता है कि आपको कुछ चेंज करना पड़ जाती है. आपको आईपी एड्रेसेस, जिस तरह मैंने अभी स्कीम बताया था, आप एक नेटवर्क चला रहे थे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही नेटवर्क था, लेकिन कुछ अर्से बाद ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होती है, एक और नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाते हैं. अब आपके पास 2 नेटवर्क है, एक पुराना एक नया. अब आपने उसके सबनेट मास्क चेंज करने हैं, दूसरे नेटवर्क को भी कॉन्फ़िगर करना है. तो आपने जो ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था नेटवर्क, उसके अंदर आपको बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी. हर जगह जाके आपने उसके आईपी एड्रेसेस अगर दोबारा रीनंबर करने हैं, मेरे पास वो जो मैंने सीरियल शुरू की थी वो खत्म हो गई, मैं दोबारा चाहता हूँ कोई दूसरी सीरियल शुरू करूँ, तो वो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा अगर आपने डीएचसीपी सर्वर नहीं किया होगा. सो दैट्स वाई. और वो कॉन्फ़िगरेशन आपके महीने, हफ्ते, वो एक सिंगल चेंज जो है वो आपको ये टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा, जो आपने 1 या 2 दिन जो चाहे थे कि डीएचसीपी सर्वर को रहने दो, लेकिन बाद में जो आपने महीने और हफ्ते जो उसके ऊपर स्पेंड कर दिए, वो आपके लिए बहुत पेनफुल होगा. सो दैट इज, यानी कि आपने एक दफा स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर दी, डीएचसीपी सर्वर बना दिया, तो फिर आप फ्री हैं. आप डीएचसीपी सर्वर जो है वो खुद ही उसको जो है वो चेंज करता रहेगा. ये था नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, और अभी मजीद आगे फर्दर चल रहा है. यहाँ पे वो कहते हैं यूज टेम्पलेट रेदर देन पर कॉस्ट. अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको मजीद आगे करवाऊं, इसमें एक मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि विंडो में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ. जी, ये विंडो आपको डिस्प्ले हो रही है. इस विंडो में अगर मैं जाऊं विंडोज के फोल्डर में, विंडोज के फोल्डर के अंदर मेरे पास सिस्टम 32 का फोल्डर है, और सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आपके सामने एक ईटीसी का फोल्डर होगा. यहाँ पे हम देखते हैं है कि नहीं ईटीसी का फोल्डर. ड्राइवर का फोल्डर देखते हैं यहाँ पे पहले सिस्टम 32 के अंदर. जी, ये ड्राइवर का फोल्डर है, और इस ड्राइवर के फोल्डर के अंदर ईटीसी का फोल्डर है. ये आपके सामने 4-5 फाइलें डिस्प्ले हो रही हैं. इसमें एक फाइल है होस्ट के नाम की. इस फाइल को मैं ओपन करता हूं. जी, इस फाइल को नोटपैड पे ओपन करते हैं. ये फाइल नोटपैड पे ओपन हो गई. ये फाइल बेसिकली यूज होती है कि आपने कोई भी नेटवर्क जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं, वो नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हैं, वो अगर आपस में उस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये होस्ट की फाइल होती है, और यहाँ पे आप उसके अंदर उसके आईपी एड्रेसेस ऐड करते जाते हैं, इनके इंक्लूड करते जाते हैं. तो देन वो कंप्यूटर, नया कंप्यूटर जो भी आप ऐड करेंगे उसको आईपी एड्रेस देंगे, तो वो आईपी एड्रेस जब तक मेरी इस फाइल के अंदर मौजूद नहीं होगा, मैं उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता बेसिकली. तो ये बेसिकली होस्ट फाइल होती है. इस होस्ट फाइल के अंदर जो है तमाम इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेसेस और मशीन जितनी भी होती हैं, वो इसके अंदर जो है वो आप इनपुट करते रहते हैं. सो दैट इज एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि अभी डिस्कस होना है.
जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। लेट्स सी कि हम इस टॉपिक को अब देखते हैं दोबारा बुक पे। कहते हैं यूज टेम्पलेट्स रेदर देन पर होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। टेम्पलेट्स बेसिकली आप कह लें कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, ले आपके पास अवेलेबल होती हैं और आप जस्ट उनको यूज करते हैं टेम्पलेटिंग सिस्टम के अंदर। टेम्पलेट्स किसी भी रेलेवेंट वेबसाइट है तो उसके भी टेम्पलेट्स हो सकते हैं। आप अगर वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड के अंदर आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे कि आप किस चीज सीवी बनाना है, आपने क्या बनाना है। इनके प्री डिफाइंड फॉर्मेट है और उन फॉर्मेट को आप यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह जब आप कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो आपके पास अगर टेम्पलेटिंग सिस्टम मौजूद है तो डीएचसीपी सिस्टम जो है वो पर्टिकुलर एक आप जो है उस टेम्पलेट को यूज करके किसी भी इंडिविजुअल होस्ट के पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। Other DSC systems store templates that describe what parameter are given to the various class of the host. DSC सिस्टम जो टेम्पलेट यूज हो रहे होते हैं वो बताते हैं कि कौन से पैरामीटर जो हैं डिफरेंट होस्ट के अंदर, डिफरेंट क्लास के होस्ट के अंदर जो है वो यूज हो रहे हैं। बेनिफिट क्या है टेम्पलेट्स का? बेनिफिट ऑफ टेम्पलेट इज दैट if you have to make some changes to many hosts, you simply change the template, which is much better than scrolling through the long list of hosts trying to find out which one required to change. टेम्पलेट का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप टेम्पलेट सिस्टम को यूज कर रहे हैं इट्स मीन कि आप अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज आपको अगर करनी है तो हर कंप्यूटर के ऊपर जाके करनी नहीं पड़ेगी। ये बजाय इसके कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट होस्ट की अवेलेबल है उसके अंदर आप स्क्रॉल करते जाएं, फाइंड आउट करें कि कौन सा जो है बेसिकली हमारे पास जो है हम होस्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। तो टेम्पलेट के अंदर चेंज करें और उस टेम्पलेट को जो है आप इंप्लीमेंट कर दें तो जो जो चेंज आपने की होगी तमाम सिस्टम जो कि उस टेम्पलेट को यूज कर रहे होंगे वो उसको उस चेंज उन टेम्पलेट्स के थ्रू जो है उन सिस्टम्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक और बेनिफिट भी है ये इंट्रोड्यूस करवाने की। सिंटेक्स एरर जो होते हैं, जिस तरह आप लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास सिंटेक्स एरर आते हैं, इसी तरह अगर आपने नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, एक फाइल जनरेट की हुई है, जिस तरह भी मैंने आपको एक होस्ट की फाइल दिखाई थी जिसके अंदर नेटवर्क के पैरामीटर्स मौजूद थे, इसी तरह अगर आपने कोई फाइल मेंटेन की हुई है जिसके अंदर जो है वो कोडिंग लिखी हुई है तो सिंटेक्स एरर जो है वो आप उससे भी बच जाते हैं। टेम्पलेट्स जो है वो सिंटेकली करेक्ट होते हैं, उनमें आप कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उसको यूज करना है। सिंटेक्स एरर वगैरह जो है वो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं, होते ही नहीं है। सच सिस्टम डू नॉट नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। मैनी ऐसे राइट अ स्मॉल प्रोग्राम टू क्रिएट देयर ओन टेम्पलेट्स और कई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए ये जो टेम्पलेट्स की बात हो रही है वो अपने टेम्पलेट्स खुद भी क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं। अ लिस्ट ऑफ होस्ट इज स्टोर इन डेटाबेस और txt फाइल। ये भी मैंने आपको फाइल जो दिखाई थी होस्ट फाइल, उसमें मैंने आपको दिखाए थे ना कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी लिस्ट वहां पे मेंटेन हो रही होगी, तो ये उस फाइल की बात हो रही है डेटाबेस। और इवन सिंपल टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम यूजेस दिस डाटा टू प्रोग्राम द डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। वो फाइल या डेटाबेस जिसके अंदर वो सारे आईपी एड्रेसेस मौजूद हैं तो डीएचसीपी सर्वर उस फाइल को एज ए कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे यूज करती है और उसके जरिए जो है नेटवर्क सेटअप करती है, बजाय इसके कि पुटिंग द इंडिविजुअल होस्ट इंफॉर्मेशन इन ए न्यू फाइल और क्रिएटिंग ए कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस फाइल। आप सिंपल और सिंपल वो जो फाइल मौजूद है उसी को यूज करें, नई फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है डीएचसी सर्वर के जरिए हो जाएगी। इसमें उसने ये फोल्डर बताया हुआ है, इस फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल मौजूद है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, विंडो की नहीं हो रही। अगर ये आपके सामने ना ये कुछ उसने एग्जाम्पल दी हैं, जो फाइल अभी मैंने दिखाई थी वो तो विंडो की थी, ये इसने लिनक्स की फाइल बताई है जिनके अंदर ये आईपी एड्रेसेस हैं और वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसी तरह ये एक फाइल है और एक ये ईटीसी होस्ट की फाइल जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो यहाँ तक आप देख लीजिएगा इसको, ये एग्जाम्पल्स को उसने एक्सप्लेन किया। बेशक ये चीज ये जो है आप स्किप कर दीजिएगा, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा पार्ट को। अच्छा, उसके बाद जो है सिर्फ 3 स्टूडेंट हैं, बाकी सारे जो है वो फारिग हैं।
अच्छा, कुछ हम उसको देख लेते हैं अब। जो लेक्चर है हमारा लिनक्स का, लिनक्स के लेक्चर को देखते हैं हम। जी मैं आपके सामने ये विंडो शेयर कर रहा हूँ। ये कंट्रोल पैनल में मैं आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें, मैं डेट के ऑप्शन से जो है इसको क्लिक करता हूँ। डेट जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगी, डेट एंड टाइम की। जैसे ही आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये विंडो आ गई सामने आपके। इस विंडो में आपको जो है, आपने ये विंडो की डेट एंड टाइम को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यानी कि क्लॉक के टाइम को। अगर आपने टाइम जोन चेंज करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो जोन है, यानी कि जिस पार्ट, वर्ड ऑफ द पार्ट जहाँ पे आप बैठे हुए हैं और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो अपने कंप्यूटर को उसके नियरेस्ट जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से आप टाइम जोन सेट करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद और कराची का टाइम जोन जो है वो अवेलेबल है विंडो के अंदर, तो हमने ये सेट किया हुआ है अपने अकॉर्डिंगली, अपने एरिया के मुताबिक। तो ये डेट एंड टाइम जो है बेसिकली यूज होता है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्यों जरूरी है ये अभी हम देखते हैं। ये अगर आप लोग देखना चाहें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अगर मैं इसको लिखता हूँ डेट, तो ये अब आपसे पूछ रहा डेट उसने शो कर दी है। और अगर आपने चेंज करनी है तो यहाँ पे आप डेट इंटर करेंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। और अगर नहीं करनी डेट तो इंटर करेंगे तो वापस इसी तरह। अगर टाइम की एंट्री करते हैं तो ये आपको टाइम दिखा रहा है अभी जो है। और अगर आपने टाइम चेंज करना है तो ठीक है, अगर टाइम नहीं चेंज करना तो जस्ट इंटर कर दें, टाइम चेंज नहीं होगा। लेट्स सी, अब हम लिनक्स के अंदर देखते हैं कि टाइम जो है वो कैसे चेंज किया जाता है और जरूरी क्यों है टाइम बेसिकली। तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सेट टाइम, टाइम जोन और सिंक्रोनाइज द सिस्टम क्लॉक यूजिंग ए टाइम डेट कंट्रोल यूटिलिटी या कमांड। तो रेड हैट लिनक्स, RHEL या सेंटोस OS और फेडोरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स ही, लेकिन इनकी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो बेसिकली इसके अंदर सिस्टम डी इज ए प्रोसेस या सर्विस मैनेजर जो है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन सी? टाइम डेट कंट्रोल यूटिलिटी की। टाइम कंट्रोल डेट यूटिलिटी किस लिए यूज होती है? ये आपको अलाउ करती है कि आप सिस्टम की डेट और टाइम को क्यूरी कर सकें और चेंज कर सकें। और इस कमांड के जरिए आप करंट डेट, टाइम और टाइम जोन और ऑटोमेटिक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन विद रिमोट एनटीपी सर्वर। एनटीपी सर्वर या रिमोट क्या होता है ये भी हम देखते हैं इसको मजीद आगे। तो ये यूटिलिटी बेसिकली टाइम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। तो बेसिकली हमेशा इट ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू मेंटेन द करेक्ट टाइम ऑन योर सर्वर और सिस्टम। और उसके बहुत से फायदे हैं।